गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो चलते हैं अपनी क्लास नंबर 4 पर। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 1 में हम लोगों ने मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का, वो कवर अप करा था। जब हम दूसरी वाली क्लास में आए थे तो मैंने आपको एक जून में, जो अभी 2023 में जो पेपर हुए थे, उसका मैंने कनेक्ट आपको डायरेक्ट बता दिया था कि वो कनेक्ट पेपर से कैसे रिलेटेड होता है और बुक से कैसे वो चीज़ें नहीं इंक्लूड होती हैं, राइट। नंबर 3 में कल हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जिसमें आपको मैंने हर एक प्रिंसिपल को सिस्टमैटिकली बता दिया था और ये बता दिया था कि हर एक प्रिंसिपल में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स कवर नहीं होते। प्रिंसिपल्स कवर होते हैं जो आपने उन प्रिंसिपल्स को अटैच किया होता है अपने कॉन्सेप्ट से, राइट। क्लास नंबर 4 किस बात पर बेस्ड है? क्लास नंबर 4 इस बात पर बेस्ड है कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचिंग के, वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है और उन पार्ट्स में मेन बात क्या होती है ध्यान रखने वाली। हाँ, ये क्लास आप कह सकते हैं कि आप इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, लर्निंग लेवल को भी इम्प्रूव करेंगे, इन्हांस करेंगे, और इसमें कुछ की टर्म्स है जिनको आपको याद भी करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सो आज की हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। साथ में आप लोग नोट्स बनाते चला करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे तो उसमें कभी भी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो ऑब्जेक्टिव्स और टीचिंग तो मुझे पक्का पता है कि आपको क्लियर होगा। जो फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का मेन मतलब होता है कि स्टूडेंट को क्लास के कॉन्सेप्ट्स को समझा देना। ठीक है, यही मेन ऑब्जेक्टिव है। मतलब टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टीचर गया है, टीचर अपने ज्ञान को स्टूडेंट तक पहुंचा दे और स्टूडेंट उसको प्रैक्टिकल तरीके से एक्सेप्ट कर ले, यही तो है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को बेसिकली 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर देंगे, जिसमें हम लोग ब्लूम्स क्लासिफिकेशन को मेनली रखते हैं, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। तो ब्लूम्स क्लासिफिकेशन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स को बताता है। तो ब्लूम्स आज हमारे टारगेट में रहेगा। ठीक है, ब्लूम्स ने टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल, ठीक, मैं फिर से बता रहा हूं, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल चीजों को बोला था कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। क्लियर? इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, 1, 2 एंड 3। हर पार्ट अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड है और इन 3 पार्ट से की कॉन्सेप्ट और की टर्म्स भी आते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 आता है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन, इसको नोट करते जाइए। नंबर 2 में आ जाएगा अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, वो भी आप लोग लिख लीजिए, साइकोमोटर डोमेन। बाद में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको कवर अप करवा दूंगा। देखिए, कॉग्निटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया एंड साइकोमोटर डोमेन हो गया, ये 3 डोमेन्स होंगे जो टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को कवर अप करेंगे, राइट। अब कॉग्निटिव डोमेन क्या कहता है? कॉग्निटिव डोमेन कहता है, यहाँ से मैं सिर्फ उन कीवर्ड्स को, देखिए बुक्स में तो वो बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट आप ढूंढेंगे तो बहुत ज़्यादा है, इन पर पूरी के पूरे लेक्चर्स गिवन है, हमें उनसे कुछ नहीं मतलब है। हमें मतलब है मेन कि यूजीसी में हमारे लिए कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा इनसे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ होता है, मैंने सारा फिल्टर करके सिर्फ एक छोटे से आधे पेज में आपके लिए ये सारी चीज़ें लिख दी हैं, जिससे कि की टर्मिनोलॉजीज को आप कैच करिए। यही परफेक्ट नोट्स हैं आपके। इसमें आता है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, गॉट इट? ये वाला कवर अप करता है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज पर। ठीक, अब इसको जरा देख लेते हैं कि इनको हमने एक सिस्टमैटिकली, उसने कैसे बोला था कि इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज हमारी किस तरीके से इफेक्ट होती है। नंबर 1 उसने बोला, किसने? ब्लूम्स ने। ये मत भूल जाना कि ब्लूम्स ने ही इन तीनों को बताया हुआ है। तो अब इसमें से जो कवर अप हो रहा है, हम उसको लेकर चल रहे हैं कॉग्निटिव डोमेन में। नाउ नंबर 1 आता है नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन, तो यानी सबसे ऊपर रखेंगे के फॉर नॉलेज। सी में आ जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव। नंबर 3 में है आपका एप्लीकेशन।
देन उसके बाद है एनालिसिस, नंबर 5 में उसने कवर किया है सिंथेसिस, एंड नंबर 6 है इवैल्यूएशन। देखिए यहां पर ये चीजें याद करने वाली हैं, जो याद करने वाली चीजें हैं वो मैं लिख दूंगा। अब ये तो उसने अरेंज किया था, इसका मतलब था कि पहले नॉलेज आप लेंगे, देन उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टेज पर पहुंचेंगे, देन उसके बाद आप एप्लीकेशन अप्लाई करने वाली स्टेज पर पहुंचेंगे, फिर एनालिसिस आप उसको ऑब्जर्व करने वाली स्टेज पर पहुंचेंगे, देन उसके बाद आता है आपका सिंथेसिस, एंड उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। अगर मैं सिंथेसिस की बात करता हूँ, ये एक की टर्मिनोलॉजीज होती है, राइट। इनको हम लोगों ने इस तरीके से अरेंज किया है, तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस को नहीं बिगाड़ना है। इस सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछने हैं कि अरेंज इट, कि इनको अरेंज करिए कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। मैच द फॉलोइंग्स में भी इनके टर्मिनोलॉजीज को हम लोग यूज कर लेते। नाउ इसके बाद क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद चेंजेस हुए, तो लोगों को ये जो फॉर्मेट था ये एक्सेप्ट नहीं हुआ कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, इन चीजों को उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके बाद हुआ क्या, एंडरसन एंड डेविन क्रैथरॉल, ये जो ब्लूम्स के स्टूडेंट थे, इन लोगों ने मिलकर इसको रीअरेंज कर दिया। किस किसने कर दिया, एंडरसन एंड डेविड क्रैथरॉल ने। तो एंडरसन और डेविड को याद रखिएगा कि उन लोगों ने इसको रीअरेंज किया था, एंडरसन एंड डेविड, इसने इनको रीअरेंज कर दिया। अब रीअरेंज करने के बाद क्या सीक्वेंस बना, वो बना रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, नंबर 1 रिमेंबरिंग, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग। मतलब किसी भी चीज को आप पहले रिमेंबर करिए, अगर कोई भी चीज है तो आपके वो मेमोरी में जाना चाहिए, देन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, देन आप उसको रिलेट कर पाएंगे, क्या मुझे समझ में आया कि नहीं, देन उसके बाद आप उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, इसको आप एनालाइज करते हैं, एनालिसिस। रिमेंबर किया, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पहुंचे, अप्लाई किया, फिर उसको एनालाइज किया, देन उसके बाद आप आते हैं उसके इवैल्यूएशन पर। जजमेंट हमेशा एनालिसिस के बाद आएगा, ये याद रखिएगा न्यू फॉर्मेट में। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएटिंग, देन आएगा क्रिएटिंग। देन कोई चीज आपको अगर क्रिएट करनी हो तो उसका जो रीस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है वो लास्ट में आता है क्रिएटिंग। तो ये था ओल्ड, फिर एंडरसन एंड डेविन क्रैथरॉल ने उसको रीस्ट्रक्चर किया, तो ये आ गया न्यू वाले कॉन्सेप्ट्स में जो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर थे। अब ये दो कॉन्सेप्ट छोटे हैं, मतलब मेन आपकी ट्रिक इसमें थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा भूलेगा ही भूलेगा। आपके कोई क्वेश्चन हो तो मैं हमेशा बता देता हूँ, आप मेरी ईमेल और वेबसाइट पर पूछ सकते हैं, मैं 100% बता दूंगा। इफेक्टिव डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो बातें मैं बोल रहा हूं, आप उसको समझ लीजिएगा। इफेक्टिव विद समथिंग, इट इन्वॉल्व फीलिंग्स, इमोशन एंड सोशल इफेक्ट। मतलब अफेक्टिव डोमेन का मतलब हो रहा है कि आप किस चीज से अफेक्ट हो रहे हैं। क्या सोसाइटी में बढ़ रहा क्राइम आपको इफेक्ट कर रहा है, क्या करप्शन आपको इफेक्ट कर रहा है, क्या किसी के रिलेशंस आपको इफेक्ट कर रहे हैं, क्या फीलिंग अफेक्ट कर रही है, जो एजुकेशन है, वो जो सारी चीजें हैं, दैट इज रिलेटेड विद सम अफेक्टिवनेस। अफेक्टिव कैसे है, इसमें भी कुछ चीजें थी जो उसमें हम लोग, इसके कुछ की एलिमेंट्स थे, रिसीविंग, रिस्पॉन्ड, वैल्यू, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए। रिसीविंग, चलिए लिख देता हूं, रिसीविंग, किसी भी चीज को आपने कैसे रिसीव किया, फिर उस पर आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वैल्यू, ऑर्गेनाइजिंग, क्या वैल्यू उससे निकल कर आई, किन चीजों को आपने ऑर्गेनाइज्ड किया, और कैरेक्टराइजेशन। ये कुछ की एलिमेंट्स थे जो इफेक्टिव डोमेन में आते हैं। इसका मेन पर्पस जब भी आए तो याद रखिएगा आप किस चीज से इफेक्ट हो रहे हैं। क्लियर। लास्ट आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन डायरेक्टली रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा हम लोग इससे कवर अप कर देंगे। मोटर, मोटर का मतलब हो गया टेक्निकल स्किल्स। तो आपको की फैक्टर्स मैंने बता दिए हैं यूजीसी के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती थी, दैट इज कॉल्ड एज। नाउ साइकोमोटर में हमने कह दिया टेक्निकल स्किल्स, और इसमें कुछ चीजें होती हैं, इनके कीवर्ड्स हैं, और कीवर्ड्स का रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे नंबर 1 इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, अब वहां पर अगर आएगा इमिटेशन, इमिटेशन, तो आप इमिटेशन को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये वोकैब से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इमिटेशन का मतलब होता है स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन। इमिटेशन का मतलब आपका क्या हो गया, स्किल का डिमॉन्स्ट्रेशन।
मतलब आप स्किल्स को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कैसे डिमॉन्स्ट्रेट मतलब किसी भी चीज़ को लाइक अब मैं इसको दिखा रहा हूं कि इसके अंदर कोई चीज़ है तो ये मेरा डिमॉन्स्ट्रेशन है। नंबर 2, मैनुपुलेशन। मैनुपुलेशन वर्ड लगता है, मैनुपुलेशन वर्ड जो है वो हमेशा यूज होता है कि किसी को मैनुपुलेट करना, लेकिन यहां पर मैनुपुलेशन का मतलब है एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट्स। तो देखिए कितना फर्क है, इमिटेशन बन गया स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन, मैनुपुलेशन बन गया एक्सपेरिमेंट्स। तो यहां पर अगर आप ये वर्ड को नहीं जानते तो वहां गलत करके चले जाएंगे। तीसरा आता है प्रिसिशन, इसका मतलब होता है एक्यूरेसी इन वर्क। नंबर 3, इसको मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, ये 1 2 यहां पर थे, नंबर 3 आ गया प्रिसिशन, इसका मतलब हो जाता है एक्यूरेसी इन वर्क, इन वर्क, काम में आपकी एक्यूरेसी। अब देखिए ये देखिए वर्ड कितने अलग है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन एंड इसके बाद प्रिसिशन, एक्यूरेसी इन वर्क, इमिटेशन का स्किल डेमोन्स्ट्रेशन, मैनिपुलेशन का एक्सपेरिमेंट। नंबर 4 में आते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है अचीवमेंट। नंबर 4 है आर्टिकुलेशन। अब ये वर्ड वहां पर आएगा तो आप इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब होता है अचीवमेंट, कैसे आपने क्या चीज अचीव करी लर्निंग के बाद। और आखिरी जो साइकोमोटर डोमेन का जो 5th वाला आता है वो आता है नेचुरलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या डेवलप कर दिया, नेचुरलाइजेशन, ठीक है, डेवलप एज पर सिचुएशन। बहुत कुछ सीखने को आज आपको मिल गया है। ये पूरे के पूरे की फैक्टर्स थे। साइकोमोटर टेक्निकल स्किल बेस्ड था। इफेक्टिव डोमेन ये वर्ड से रिलेट होता है, दैट इज इफेक्ट। नेचुरलाइजेशन में जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया दैट इज कॉल्ड डेवलप एज पर सिचुएशन। अगर जो सिचुएशन कह रही है उसके अकॉर्डिंगली एक्सक्यूज मी आपने उसको डेवलप कर दिया। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि ये क्लास आज यहीं पर एंड करनी चाहिए। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि अगर आपने आज इन कॉन्सेप्ट्स को, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को 3 कैटेगरी कॉग्निटिव, इफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन में कवर अप कर लिया है, तो आपको आज कम से कम एक क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।